मिक्सिंग की ये बात चल रही थी। स्टेप नंबर 4, मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। तो अभी तो मैंने जो बताया कि रफ अमाउंट ऑफ मटेरियल या रफ एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मटेरियल कितना लगेगा फॉर मेकिंग 9 सिलिंड्रिकल कंक्रीट स्पेसिमेन। तो साथ ही साथ अगर कोड हम फॉलो कर रहे हैं तो कोड में किस वाटर सीमेंट रेशियो के लिए मेरा दिया हुआ है ये भी गिवन होता है। अगर कोड में गिवन है वाटर सीमेंट रेशियो is 0.5 एंड मेरा प्रपोर्शन जो है 1:2:4 है और सीमेंट जो हम लोग टोटल यूज कर रहे हैं 6.8 × 3 करोगे तो कितना आएगा? 20.4 kg, मतलब 20.5 kg का हम लोग सीमेंट फॉर मेकिंग 9 कंक्रीट सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर मुझे कितना अमाउंट ऑफ वाटर तब लगेगा? तब अमाउंट ऑफ वाटर W/C इफ गिवन 0.5 इन कोड, ठीक है। एक बार मैच कर लेना कोड में क्या दिया है, वैसे कोड में 0.5 के लिए दिया होता है, एक बार देख लेना। तो यहाँ पर टोटल कंक्रीट मतलब 9 सिलिंड्रिकल मोल्ड बनाने के लिए कितना पानी लगेगा वो होगा W। अभी सीमेंट हम लोगों ने कितना निकाला? 0.5। तो अमाउंट ऑफ वाटर मेरा कितना निकल जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करके जितना आया 10.2 कितना आ रहा है? 10.2 kg, ठीक है। एक तो रफ आइडिया हो गया कि मुझे ये पूरा 9 सिलिंड्रिकल मोल्ड के लिए कास्टिंग करने के लिए 10 kg 200 ग्राम लगभग पानी मेरा लगेगा, ठीक है। हम ये सारा वेट करके साइड में रख देंगे। अब है कि चूंकि मुझे ये मिक्सिंग करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे ये मिक्सिंग करना है तो हम या तो उसको बाय हैंड करें और या बाय यूजिंग मिक्सर मशीन करें। तो अगर मिक्सिंग मशीन का यूज करना है और तो हम लोग जनरली कब उसको प्रीफर करते हैं? जब बहुत मास में और ज्यादा मुझे बनाना, अभी तो 3 ही कास्ट करना है तो 3 के लिए तो हम लोग बाय हैंड भी कर सकते हैं या 9 करना है तो कर लिए। पर 9 में भी काफी ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, 20 kg तो लगभग लग रहा है मेरा सीमेंट ही हो जाएगा। देन इसका दुगुना 40 kg मेरा सैंड हो जाएगा एंड देन 4 गुना मतलब 80 kg के लगभग तो मेरा क्या हो जाएगा? एग्रीगेट। 3 कास्ट करना होता तो हम आराम से हैंड से मिक्सिंग कर लेते। यहाँ पे अब लगभग 9 अगर मुझे कास्ट करना है तो मिक्सिंग मशीन का, मिक्सर मशीन का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। पहले ही बता दिए हैंड का यूज होगा जब हम लोग लाइट कंक्रीट बना रहे हैं, तो कम अमाउंट में बना रहे हैं, और मास कंक्रीटिंग के लिए फिर हम लोग मिक्सर का यूज करेंगे, ठीक है। अब वापस आते हैं, 5th नंबर स्टेप इज मोल्ड। हाँ, मिक्सिंग जो है इस तरह के प्लेटफॉर्म पे करेंगे। अगर हम लोग हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं, सिर्फ 3 क्यूब के लिए कास्ट कर रहे हैं, इन दैट केस हम लोग अगर नीचे कर रहे हैं तो जो मेरा प्लेटफॉर्म हो वो ऐसा ना हो कि वो पानी एब्जॉर्ब कर ले, इसीलिए जनरली हम लोग मेटेलिक शीट का यूज करते हैं। और अगर ऐसा प्लेटफॉर्म है तो सबसे पहले वहां पर पानी छीट देते हैं या पानी डाल देते हैं कि पानी जब हम लोग मटेरियल को मिक्स करें तो वो जो पानी हम उसमें डाल रहे हैं उसी को एब्जॉर्ब ना कर ले। तो इसीलिए पहले प्लेटफॉर्म को थोड़ा गीला कर लेते हैं या फिर हम मेटेलिक शीट का यूज करते हैं।
अब आते हैं मोल्ड। मोल्ड में क्या है कि जो हम सिलिंड्रिकल मोल्ड यूज कर रहे हैं, जिसका डाया 150 mm है और 300 mm उसका हाइट है या लेंथ है, उस मोल्ड को क्या करेंगे, कॉटन से अच्छे से पहले ग्रीस लगा लेंगे उसके अंदर। ठीक है। अब क्या है कि ये अगर मेरा मोल्ड है, देखो ठीक है, अभी शेयर करते हैं। ठीक है, ये मोल्ड दिख रहा है। यही मोल्ड का यूज हम लोगों को करना है। सिलिंड्रिकल शेप है जिसका डाया 150 है। अब क्या करेंगे, इस मोल्ड के अंदर कॉटन के हेल्प से पूरा ग्रीस लगा देंगे। कंक्रीट मिक्स करके रखे हैं, और ऐसा नहीं है कि ग्रीस लगाने का काम कंक्रीट मिक्स करने के बाद करेंगे, पैरेलली हम लोग करते हुए चलेंगे। इसमें अच्छे से ग्रीस लगाकर कितना स्पेसिमेन मुझे कास्ट करना है, तो मान लो 9 स्पेसिमेन मुझे कास्ट करना है। तो इस तरह के 9 सिलेंडर में 9 स्पेसिमेन में सब में हम ग्रीस लगाकर रख देंगे। ठीक है। जब ये ग्रीसिंग का वर्क मेरा हो जाएगा, इन दैट केस हम क्या करेंगे, ग्रीजिंग वर्क हो गया है, तब अब हम लोग इसमें कंक्रीट फिल करना शुरू करेंगे। मींस स्टेप 6 कॉम्पैक्शन। क्या होगा कि इस जो सिलेंडर दिखाएं उसमें मेरा ग्रीस कर लिए हैं, अब इसमें हम मटेरियल या कंक्रीट जो है फिल करना शुरू किए। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रैवल हम इसमें कंक्रीट फिल कर रहे हैं। तो कंक्रीट फिल कैसे करेंगे, तो कंक्रीट फिल करने का तरीका ये है कि कंक्रीट को 3 लेयर में हम लोग फिल करेंगे इसमें। ठीक है। पहली बार हम लोगों ने कंक्रीट कुछ लेयर तक डाल दिया, और देन टैंपिंग रॉड से उसका कॉम्पैक्शन करेंगे। टैंपिंग रॉड हैविंग डाया, जिसका डाया मेरा 16 mm का होगा एंड 600 mm लेंथ होगा। ठीक है। उससे हम लोग इक्वली सभी डायरेक्शन में या इसके पेरिफेरल अराउंड जितना है सभी तरफ से हम टैंपिंग रॉड की हेल्प से कॉम्पैक्शन करेंगे। और कॉम्पैक्शन बहुत हैवी और बहुत जोर से नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा खड़े होकर कॉम्पैक्शन करना है। ठीक है। ईच एंड एवरी लेयर में हम कम से कम 25-30 कॉम्पैक्शन करेंगे। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ टैंपिंग रॉड हम कॉम्पैक्शन करेंगे। सेकेंड लेयर डाले, फिर 25 टाइम्स हम कॉम्पैक्शन किए या टैंपिंग रॉड से हम इसमें कॉम्पैक्ट किए। देन थर्ड लेयर डाले और फिर कॉम्पैक्ट किए। और जो थर्ड लेयर डालने के बाद कॉम्पैक्ट करने के बाद अगर ऊपर कॉम्पैक्ट किया और देखिए कुछ जगह बच गया, खाली स्पेस अभी भी है, देन उसे हम फिल करके अच्छे से ट्रॉवल से स्मूथ कर देंगे। स्मूथ और इक्वल लेवल में कर देंगे कि मेरा जो सिलेंडर का मोल्ड है और कंक्रीट जो उसमें डाला हुआ है, उन दोनों का अपर लेवल या सरफेस इक्वल हो जाए और स्मूथ हो जाए। ठीक है। तो ये हो गया मेरा कॉम्पैक्टिंग। तो कॉम्पैक्टिंग जो है मैम वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। हाँ, हम दामिनी वेटिंग में है, मैसेज।
ठीक है, अब मेरा ये कॉम्पैक्शन हो गया। ये कॉम्पैक्शन हुआ मेरा मैनुअली, जिसको हम लोग किए टैंपिंग रॉड से। देन अब क्या है कि अगर मेरे पास वाइब्रेटर है तो हम वाइब्रेटर मशीन से भी कर सकते हैं। तो उसमें मुझे ईच एंड एवरी लेयर देने का जरूरत नहीं, एक बार ही वाइब्रेटर हम मशीन उसमें निडल डालें, वो वाइब्रेट कर दिया, जो स्पेस खाली हुआ उसको फिर से कंक्रीट से फिल कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ केस जहां वाइब्रेटर निडल हम अवेलेबल हो। हमारे पास वाइब्रेटर निडल अवेलेबल नहीं है बट वाइब्रेटर टेबल अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, जब मेरा ये कंक्रीट पूरा कास्ट अच्छे से हो जाएगा, मतलब आफ्टर कॉम्पैक्शन हम उसको बिल्कुल स्मूथ कर दिए, तब उस मोल्ड को उठाकर मुझे वाइब्रेटिंग टेबल पे रखना होगा। 2 मिनट के लिए उस वाइब्रेटिंग मशीन को चलाना होगा। 2 से 3 मिनट में वो जो वाइब्रेशन होगा उसके हेल्प से मेरा ये अगेन कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अब क्या है, आफ्टर कॉम्पैक्शन हम क्या करेंगे, इसे उतार कर रख देंगे। अब ये मेरा फ्रेश कंडीशन में है तो इसे उतार कर कहीं एक साइड में रख देंगे। दूसरे दिन आफ्टर 24 आवर हम दूसरे दिन आएंगे। देन हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिंच हम सारे इस मोल्ड को खोलेंगे, मतलब मोल्ड को डिमोल्ड करेंगे। ठीक है, अब क्या है, डिमोल्ड करने पे मेरा सिर्फ कंक्रीट का जो सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन है वो मुझे मिल जाएगा। तो डिमोल्ड करने के बाद हम इसे क्यूरिंग टैंक में डाल देंगे। तो क्यूरिंग टैंक में जाने के बाद जितना मेरा हाइड्रेशन प्रोसेस और अभी कंप्लीट होना है वो होगा। तो इस क्यूरिंग के लिए हम वाटर टैंक में इसे डाल देंगे। अब ये वाटर टैंक में डालेंगे तो तुम लोगों को पता है, जो लैब के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं तो स्टैंडर्ड जो मेरा टेम्परेचर बोला जाता है 27 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसी डिग्री ऑफ टेम्परेचर मेरा मेंटेन रहेगा वाटर का भी। हम उसमें वाटर टैंक में हम इस सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन को डाल देंगे। डालकर अब हम क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे। अब मेरा काम कब होगा, नेक्स्ट स्टेप कब आएगा, जब मेरा इसका टेस्टिंग करना। तो टेस्टिंग करना हो तो आफ्टर 7 डेज आएगा, आफ्टर 14 डेज आएगा एंड आफ्टर 28 डेज आएगा। राइट, मतलब अब 7 दिन, 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज बाद हमें इसे इसका टेस्टिंग करनी है। अब इसकी टेस्टिंग करने के लिए मान लो 7 दिन हुआ तो हम कितना स्पेसिमेन निकालें, इस क्यूरिंग टैंक से हम 3 स्पेसिमेन बाहर निकालेंगे। उसे कपड़े से अच्छे से ड्राई करेंगे कि मेरा जो आउटर सरफेस है वो मेरा ड्राई हो जाए। ड्राई करके सुखा लेंगे और देन उसको हम लोग मशीन में प्लेस करेंगे। अब मशीन में प्लेस कैसे करेंगे, तो मशीन में हम पहले ही बताएं कि इसमें लोड कैसे लगता है। तो अलोंग दी डायमीटर लगता है या लेंथ लगता है। मान लो ये मेरा सिलिंड्रिकल मोल्ड है तो हम मशीन में कुछ इस तरह से इसे बिछाएं, लगाएंगे। ठीक है, और अगर सामने से हम देखेंगे मशीन में तो मुझे सिर्फ इसका डाया दिखेगा। और चूंकि हम इसे मोल्ड से जब डिमोल्ड करते हैं सिलिंड्रिकल मोल्ड में, तो तुम लोग देखोगे जब किए होगे तो बहुत लोग इसको देखे होगे कि वो मोल्ड का जो दो साइड रहता है उसका मार्क यहाँ आ जाता है उस स्पेसिमेन में। तो जब हम इसे प्लेस करते हैं मशीन में तो इस मार्क के अकॉर्डिंग ही करते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि एक मार्क जो है ये लाइन वो मेरा नीचे है और ये मार्क जो है वो ऊपर है। अब क्योंकि इसका शेप सिलिंड्रिकल है और यहाँ पर वैसा मोल्ड होने के कारण एक अलग से मार्क आ जाता है और बिल्कुल इक्वल वो सरफेस प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो हम लोग
पहले नीचे भी एक प्लाईवुड देते हैं और ऊपर भी एक प्लाईवुड रखते हैं कि जिससे जो मेरा सिलिंड्रिकल मोल्ड है उसका कांटेक्ट एरिया काफी स्मूथ हो जाए और इक्वल हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए। ठीक है, इसे प्लेस करेंगे। अब मशीन में इस तरह से रख देंगे, देन हम लोडिंग शुरू करेंगे। लोडिंग का रेट हम बता दिए कि लोडिंग का रेट कितना होगा, 1.2 से 2.4 तक हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, रेट ऑफ लोडिंग होगा। ऐसे करके अब हम लोग इसका मशीन ऑन कर देंगे और चेक करेंगे। पहले ही बताएं कि मेरा उसमें क्या दो नीडल होता है, दोनों नीडल बढ़ना, जैसे जैसे लोड बढ़ता है वो नीडल मेरा आगे बढ़ना शुरू होता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिसपे मेरा एक नीडल तो क्या है, ऐसे बढ़ा मान लो, ठीक है, दूसरा नीडल जो है वो भी इसी के साथ ही बढ़ रहा था। और जैसे ही हम देखे क्रैक आना शुरू हो गया है और नीडल बढ़ना रुक गया है और हम मशीन को बंद किए, तो ब्लैक वाला जो है वो वापस से अपने कंडीशन पे, जहां से वो शुरू हुआ था वहां पे वो वापस आ गया। मान लो यहाँ से शुरू हुआ था तो यहाँ वो वापस आ जाएगा और ये जो रेड वाला है वहीं पर रह जाएगा। तो रेड वाला जहाँ पर रह गया है वो उस जगह का जो रीडिंग है हम लोग ले लेंगे और ये रीडिंग क्या शो होगा, तो ये लोड में शो करेगा इन किलो न्यूटन। ठीक है, अब तो ये इस तरह से हम लोग जो लेते हैं वो सीटीएम मशीन की बात है। हम लोग यूटीएम में भी करते हैं। ठीक है, तो यूटीएम में क्या करेंगे, यूटीएम में भी हम लोग अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि तुम्हारा ये डायरेक्ट लोड का नहीं होगा, उसमें तुम्हारा ये जो लोड का हम दो निडल बताए वो नहीं होगा। उसमें तुम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो या लिख सकते हो देख के। दूसरा और क्या है कि अगर तुम्हारे पास एडवांस यूटीएम मशीन है जिसमें जो बोलते हैं डिजिटल, अगर वो है या सीटीएम मशीन है, तो वो सीटीएम मशीन या यूटीएम मशीन किससे अटैच होगा, तो वो अटैच होगा एक सिस्टम से। ठीक है, जैसे जैसे इस पर लोड लग रहा होगा, ये लोड लग रहा है मशीन का, ठीक है, जैसे जैसे लोड लग रहा होगा ये सिस्टम क्या है, ये कर्व बनाना शुरू कर देगा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, ये इससे अटैच होता है। तो यहाँ पर साथ ही साथ तुम्हारा एक कर्व भी बनता चला जाएगा कंक्रीट का। ठीक है, अगर वैसा डिजिटल है, हमारे पास डिजिटल नहीं है, हमारे पास जो है वो मैनुअली और इलेक्ट्रिकली ऑपरेट कर सकते हैं, तो उसमें ये अगर तुम चाहो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाना तो वो नहीं बनता। बट अगर तुम्हारा उसमें इस तरह का अरेंजमेंट है तो उसमें तुम स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व भी आराम से ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, ये तो हुआ उसकी बात। अब देख लेते हैं कि हम लोग को मान लो जो भी रीडिंग आया तो हम लोग इसको मापेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे। अगर रीडिंग कुछ भी आई, लोड मान लो 800 आ गया किलो न्यूटन, चलो 800 बहुत ज्यादा लिख दिए हैं, 400 लिखते हैं, 400 किलो न्यूटन आए फॉर एग्जाम्पल। तो हम इसका स्प्लिट टेंसाइल निकालेंगे कैसे, तो स्प्लिट टेंसाइल निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, स्प्लिट टेंसाइल वो होगा 2p बाई पाई डी एल, वेयर p क्या है, तो तुम्हारा स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, p क्या है, p इज लोड अप्लाइड
लोड अप्लाइड एल क्या है? लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन। डी क्या है? डाया ऑफ द स्पेसिमेन। तो इसमें लेंथ मुझे पता है, डाया मुझे पता है, लोड भी जब हम अप्लाई करेंगे तो किस लोड पर आकर मेरा निडल रुका, मतलब जहां मेरा सिलेंड्रिकल में फेल हुआ वो भी मुझे मशीन से पता चल जाएगा। तो हम इस तरह से करके 7 दिन पर 3 का टेस्ट कर लेंगे, 14 डेज पे 3 का टेस्ट कर लेंगे एंड 28 डेज पे 3 का टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर एवरेज लेंगे, यहाँ भी एवरेज लेंगे, यहाँ भी एवरेज निकाल लेंगे, फिर तीनों का एवरेज निकाल कर हम लिख सकते हैं कि 7 दिन में टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना आया, 14 डेज में कितना आया, 28 डेज में मेरा कितना आया। ठीक है, तो अब इसके लिए एक चीज है, तुम लोगों को तो लैब में ये किए हो या नहीं किए हो मुझे नहीं पता। एक तुम लोग को दिखा रहे हैं जिसमें मिक्सिंग प्रोसेस मैं नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ एक वो दिखा रहे हैं जिसमें तुम लोगों को अगर स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट करना है, ठीक है, और जो हम सिलेंडर बनाए हैं उसमें जो कंक्रीट यूज किए हैं, एक डिफरेंस देख लेना, कंक्रीट जो यूज किए हैं वो कंक्रीट अलग है, और मैं जिसकी बात बोल रही थी कि एडवांस जो मेरा मशीन होता है उसमें सारा में कंप्यूटर या सिस्टम अटैच होते हैं, तो जैसे जैसे लोडिंग बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व विथ रिजल्ट मुझे उसमें कैलकुलेशन भी नहीं करना होता, वो रिजल्ट उसी में डिजिटली वो शो करने लगता है मशीन में। तो एक वो दिखाएंगे और एक जो हम लोग ट्रेडिशनली यूज करते हैं वो भी हम दिखाएंगे। तो पहले मैं वो दिखाऊं जो तुम लोगों ने नहीं देखा है, वो मैं पहले दिखाती हूँ। मिक्सिंग का प्रोसेस तुम लोगों को पता है, जो सेम है जो तुम लोग ट्यूब कास्टिंग में करते हो सेम है सिलेंड्रिकल कास्टिंग में भी वही करना है। इसके लिए मैं जो दिखा रही हूँ वो पहले देख लो और डिफरेंस मैं बताऊंगी कि मैं यही क्यों दिखाई। तो अभी एक वीडियो मैं दिखाती हूँ उसमें तुम लोग देखना। स्क्रीन में अभी शेयर करती हूँ, देखो और उसका डिफरेंस भी बताऊंगी कि यही क्यों दिखा रही हूँ। हालांकि ये लैब में नहीं है, लैब तुम लोगों ने किया हुआ है। देखो ये क्यूब कैसे कास्ट की है वो नहीं दिखा रही हूँ, इसमें डायरेक्ट क्यूब कास्टिंग हो गया उसके बाद से देखना ये, और दोनों में डिफरेंस भी देखना।
बेसिकली ये यूटीएम में है, जो एएसटीएम में हम लोग फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, देखो सिर्फ यहाँ पर टेस्ट बताने का मतलब टेस्ट कैसे करना है वही है। टेस्टिंग देख लो, और डिफरेंस क्या है वो बाद में बताएंगे। देखोगे तो मशीन में ऊपर लिखा भी है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, यू टेस्ट सिर्फ लिखा हुआ है। अब देखो, एक पतला नीचे और ऊपर दोनों ही जगह रखा जाएगा। एक स्ट्रिप होता है, लाइट स्ट्रिप, हम लोग उसमें दोनों में, और अगर स्ट्रिप ऐसा नहीं है तो प्लाईवुड लेंगे। रखा कैसे जाता है मशीन में स्पेसिमेन को, यही दिखाना इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एडवांस वाला है, और एडवांस वाला हमारे लैब में ये एपरेटस नहीं है। इसके साथ सिस्टम भी अटैच है, जो मैंने पहले ही कहा, तो देखना अभी कैसे कर्व भी ड्रॉ होता है।
देखो क्रैक एक नजर आना शुरू हो गया है, पर ये अभी भी लोड ले रहा है, ये लोग बंद नहीं किया। ठीक है, तो क्रैक अभी विजिबल होना शुरू हो गया है, बट मशीन अभी तक ऑफ नहीं किया गया, अभी भी वो स्टिल, अब वो बंद हो जाए, ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाए। और देखो वो टूट कैसे रहा है, हम लोग का क्यूब कैसे साइड से टूटना शुरू होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इसका बन गया है, देखो अपने आप, इसमें कुछ करना नहीं पड़ा है, ड्रॉ भी नहीं करना हुआ, ना कोई वैल्यू देना पड़ा है, अपने आप मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ होते चले जा रहा है। ईच एंड एवरी टाइम मुझे कम से कम 3 स्पेसिमेन टेस्ट करना ही होता है, और उनका एवरेज हम निकालते हैं, तो यहाँ भी हम 3 स्पेसिमेन टेस्ट कर रहे हैं।
देखो तीनों के लिए अलग अलग लाइन ड्रॉ हो रहा है, एक के लिए रेड, एक के लिए ग्रीन, अभी एक शायद ब्लैक में जा रहा है। अगर तुम लोग देखोगे तो पता चले, तीनों के लिए अलग अलग कर्व ड्रॉ हो रहा है। फाइव पॉइंट एट एट स्टॉप कर रहे हैं इसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रीडिंग में, अगर तुम लोगों ने रीडिंग देखा होगा तो यहाँ रीडिंग मैम आप म्यूट किए हुए हैं। मैं बोल रही थी कि स्प्लिट टेंसाइल वैल्यू जो है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है फॉर कंक्रीट इतनी हाई आती नहीं है, ठीक है। हम यहाँ सिंपली कंक्रीट का एक सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन प्रिपेयर कर रहे थे और उस पर देख रहे थे, बट जो वीडियो मैंने शो किया उसमें जो स्ट्रेंथ था वो 5.88 एमपीए उसका एवरेज आ रहा था, जो हमारे इसमें नहीं आए। अब रीजन क्या है वो भी बताते हैं, और हमारे लैब में हम इसे कैसे तोड़ते हैं हम वो भी दिखाते हैं।